Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूएस वेनेजुला क्राइसिस and Operation Absolute Resolve. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. हुआ क्या है 2 दिन पहले यूएस आर्मी की एक स्पेशल फोर्स जिसका नाम है डेल्टा फोर्सेस इट लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन इन कैराकास द कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला आप देख सकते हैं, वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके साउथ में है मेक्सिको, ये सब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। फिर हैं ये सब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, पनामा, निकारागुआ, हॉन्डरस, ये सब। फिर ये साउथ अमेरिकन कंट्री जिसमें वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर ये सब आता है। तो वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है एंड वेनेजुला की कैपिटल सिटी कैराकास में अटैक करके यूएस की आर्मी की डेल्टा फोर्सेस ने वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया। ये मतलब एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड मूव है अमेरिका की तरफ से। ये आपको भी ये खबर तो पता होगी ही, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा हिला देने वाला खबर था कि दूसरे देश के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। द ऑपरेशन वाज ऑफिशियली टर्म्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बाय द यूएस फोर्सेस। अभी वेनेजुला के अंदर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्स हैं, सी इज इन आर एक्टिंग एज एन इंटरिम लीडर इन वेनेजुला। तो अभी के लिए तत्कालीन उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गई है, क्या होगा अब वेनेजुला के अंदर, वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि वाई यूएस अटैक्ड वेनेजुला, आखिर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया क्यों? उसके पीछे अमेरिका का जो स्टेटेड एलिगेशन है, अमेरिका ने जो ऑफिशियली कारण बताए हैं वो ये है कि निकोलस मडुरो वेनेजुला के अंदर काफी लंबे समय से प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 2013 के बाद से ही वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं और इसके पीछे उनकी पॉपुलैरिटी कारण नहीं है। ही इज नॉट पॉपुलर अमंग्स द पीपल। जनता उनको वोट नहीं कर रही है। वो वहाँ पे इलेक्शन के अंदर रिगिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, करप्शन प्रिवेल कराते हैं और इस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती पावर को कैप्चर किया हुआ है। एक कारण तो ये बताया कि ही इज नॉट अ लेजिटिमेट लीडर ऑफ वेनेजुला। अमेरिका ने एक कारण तो ये बताया, और डेमोक्रेसी को वहां पे इस्टाब्लिश करने के लिए उन्होंने ये इंटरवेंशन किया है, एक कारण ये है। बट दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ वेनेजुला, दिस कैन नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एनी अदर कंट्री टू इंटरवीन। बट अमेरिका ने एक दूसरा कारण भी बताया है कि वेनेजुला हैज बिकम ए ग्राउंड फॉर फॉर शेल्टरिंग ड्रग ट्रैफिकर्स, और वहां से जो ड्रग स्मगलिंग होती है वो फिर अमेरिका को भी हैम्पर कर रहा है। वेनेजुला से आने वाले जो कोकेन हैं या फेंटानिल हैं वो अमेरिका में ट्रैफिकिंग होते हैं, एंड दिस ड्रग ट्रैफिकिंग इज आल्सो प्रमोटिंग नार्को टेररिज्म इन अमेरिका। देखिए, नार्को टेररिज्म एक इमर्जिंग थ्रेट है फॉर मॉडर्न कंट्रीज, जहाँ पे जो नार्को डीलर्स हैं यानी कि ड्रग पेडलर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, दे आर एक्टिंग इन नेक्सस विथ टेररिस्ट ग्रुप्स। तो इसमें दो एक्टिविटी होती है मेनली। जो टेरर ग्रुप से हैं, दे यूज नार्कोटिक प्रोडक्ट्स एज देयर करेंसी। जैसे मान लीजिए कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अटैक करवाना है दूसरे जगह पे, तो वहाँ के जो लोकल हैंडलर्स हैं उनको रादर देन मेकिंग पेमेंट इन एनी करेंसी विच कुड बी डिटेक्टेड बाय अथॉरिटीज, दे मेक पेमेंट इन ड्रग बैंड ड्रग्स लाइक कोकेन और फेंटानिल। तो आपको कहीं अटैक करवाना है, आप उसको ड्रग्स में पेमेंट कर दीजिए, वहाँ पे लोकल ड्रग्स बेच करके पैसा वो अपना रिकवर कर लेगा और फिर आपके लिए वो अटैक कंडक्ट करा देगा, ऑर्केस्ट्रा करा देगा। सो एक एस्पेक्ट तो नार्को टेररिज्म का ये है कि नार्कोटिक प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग करेंसी फॉर सपोर्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। दूसरा प्रॉब्लम नार्को टेररिज्म का ये है
कि द नार्को ग्रुप्स या नार्को स्मगलर्स देमसेल्फ आर इंगेजिंग इनटू टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो सरल भाषा में कहें तो ड्रग स्मगलर्स एंड टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में बढ़ता हुआ जो नेक्सस है, इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है नार्को टेररिज्म। एंड यूएस ने एलिगेशन लगाया है कि वेनेजुला के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं नार्को टेररिज्म को प्रमोट करने की, ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने की, वो सिर्फ अब वेनेजुला का इंटरनल मैटर नहीं है, वो अमेरिका को भी इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई यूएस has intervened in the internal matters of Venezuela. And US can justify its ground, its action on the basis of Article 51 of the UN Charter. देखिए अभी ये मामला सीधा सीधा जो है वो सोवरेनिटी वायलेशन का भी उठेगा कि आप दूसरे देश के प्रेसिडेंट को कैसे सीधा कैप्चर कर सकते हैं, आप दूसरे देश की सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। इट कैन बी सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ यूएन चार्टर which prohibits the use of force against any state's territorial integrity और political independence। आप दूसरे देश के सीधा प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 का सीधा सीधा वायलेशन की तरह देखा जाएगा। लेकिन अमेरिका क्या करेगा, वो फिर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर को इन्वोक करेगा। वो कहेगा देखिए आर्टिकल 51 में एक एक्सेप्शन मेंशन किया हुआ है दैट अ स्टेट इज जस्टिफाइड टू अटैक अदर स्टेट फॉर सेल्फ डिफेंस। यही आर्टिकल 51 was indirectly invoked by India also during conduct of ऑपरेशन सिंदूर। अमेरिका भी इसी आर्टिकल 51 का यूज करेगा अपने एक्शंस को जस्टिफाई के लिए। भारत के केस में तो इट वाज क्लियरली नीडेड क्योंकि वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी पाकिस्तान से। तो भारत के केस में तो आर्टिकल 51 का एप्लीकेशन वाज जस्टिफाइड, लेकिन अमेरिका में मिसयूज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर टू जस्टिफाई इट्स ग्राउंड। अमेरिका ने तो ये तक कह डाला है कि जो निकोलस मडुरो हैं, जो अभी तक वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे, वो खुद एक कार्टेल रन करते हैं, एक लार्जर कार्टेल वेनेजुला को रन करते हैं। इसको नाम दिया गया है कार्टेल ऑफ द सन्स। कार्टेल ऑफ द सन्स is a broader name given to a drug cartel operating from Venezuela, which is mainly run by military generals। तो ऐसे देश हैं जैसे वेनेजुला, कोलंबिया, इवन मेक्सिको, वहाँ पे ऐसे भी एलिगेशन है कि वहाँ की जो आर्मी है, टॉप मोस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं, दे ऑल्सो इंगेज इनटू रनिंग ड्रग कार्टेल। और ऐसा ही एक कार्टेल है वेनेजुला के अंदर, इसको नाम दिया गया कार्टेल ऑफ द सन्स, रन बाय मिलिट्री जनरल्स। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि निकोलस मडुरो हिमसेल्फ इज द हेड ऑफ दिस कार्टेल ऑफ द सन्स, and that is why the US had to intervene into Venezuela for self defense। तो ये है मामला, क्यों वेनेजुला पे यूएस ने अटैक किया। बट क्या रियल मोटिव हो सकता है, सही कारण क्या होगा? देखिए अमेरिका इतना पावरफुल देश है, अगर उसको अपने आप को डिफेंड करना है तो वो अपने, अगर सिर्फ डिफेंस करने की बात होती तो वो अपने जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वहां पे वो चेक को और स्ट्रांग कर सकता है। It can prevent other countries, other drug traffickers from other countries to conduct drug trafficking in America। इसके लिए अमेरिका को दूसरे देश में डायरेक्टली इंटरवीन करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने घर को डिफेंड करना है तो आप अपने ही घर में फिर आप पहरेदारी करेंगे ना, कि आप दूसरे के घर में घुस के उसको मारने लगेंगे। आप दूसरे घर में घुस के मारते हैं जब आपके कुछ और भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इस केस में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि द रियल मोटिव ऑफ द यूएस बिहाइंड दिस एक्शन कुड बी डिफरेंट। सबसे बड़ा कारण हो सकता है वेनेजुला का ऑयल रिजर्व। देखिए हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। वो उतना प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन उसके पास नेचुरल तरीके से ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है। दुनिया का 20% लगभग ऑयल रिजर्व अकेले वेनेजुला के पास है। और नेचुरली यूएस तो देखिए उसको दुनिया भर के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दूसरे देशों के पास भी, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको अपना कंट्रोल चाहिए। सो दिस मे बी द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड यूएस इंटरवेंशन इनटू वेनेजुला। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे यूएस वांट्स टू इनडायरेक्टली थ्रेटन या सिग्नल रसिया एंड चाइना कि आप यूएस के मामले में इंटरफेयर ना करें। देखिए वेनेजुला जो है वो रसिया का एक इंपॉर्टेंट आर्म्स पार्टनर है। रसिया से खूब सारा डिफेंस इक्विपमेंट वो खरीदता है, और इसलिए खरीदता है क्योंकि वो जो लोकेटेड है, इट इज इन विसिनिटी ऑफ अमेरिका,
और वेनेजुला और अमेरिका के बीच में काफी लगभग 20 सालों से 20-25 सालों से एक टेंस रिलेशन है, हॉस्टाइल रिलेशन है। उसके पीछे का भी कारण मैं बताऊंगा। 1999 से लेकर के 2026 अब आ गया, पिछले 26-27 सालों से वेनेजुला और रसिया के बीच में एक हॉस्टाइल रिलेशन है, वेनेजुला एंड अमेरिका के बीच में एक हॉस्टाइल रिलेशन है। और वेनेजुला इसी कारण से रसिया से खूब सारा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता रहता है। तो रसिया का इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है वेनेजुला। दूसरा, चाइना तो खूब सारा ऑयल सप्लाई करता है वेनेजुला, सो चाइना का भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर हुआ। और इनडायरेक्टली वेनेजुला को अटैक करके यूएस इज ट्राइंग टू सिग्नल रसिया एंड चाइना दैट यू प्लीज डोंट सपोर्ट एनी एडवर्सरी ऑफ अमेरिका, स्पेशली इन द विसिनिटी ऑफ अमेरिका। भाई, हमारे पड़ोसियों में से किसी को तुम उकसाओ मत, उनको मत चढ़ाओ, उनको मत सपोर्ट करो हमारे खिलाफ। सो ये जो एक्शन है वेनेजुला के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेजिंग है टू रसिया एज वेल एज चाइना। और इट कैन बी सीन एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन लास्ट मंथ हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। अमेरिका ने एक नया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो उनके प्रेसिडेंट हैं, ही सेड दैट यूएस विल लुक फॉरवर्ड टू रिवाइव मुनरो डॉक्ट्रिन। जिस तरीके की वहां पे प्रोविजंस बताए गए, इससे इम्प्लीकेशंस ये दिख रहे थे कि यूएस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइव मुनरो डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिका। क्या है मुनरो डॉक्ट्रिन, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं। 1823 में अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो ने यह डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, जिसके अंतर्गत यूएस ने अनाउंस किया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली जो नदर्न एंड सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, नदर्न, सेंट्रल एज वेल एज सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, यहां पे यूएस का ही इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। नो फॉरेन पावर्स शुड ट्राई टू स्ट्रेंथन इट्स फुटप्रिंट इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऑन अमेरिकन कंट्रीज, मे इट बी नदर्न, सेंट्रल और सदर्न अमेरिकन कंट्रीज। ये है मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन को हाल फिलहाल में वापस से रिवाइव करने की कोशिश की थी ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने लास्ट मंथ एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था अमेरिका के लिए। और अब तो ऑफिशियली, अभी वेनेजुला को अटैक करने के बाद, वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप हैज नाउ ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट यस, यूएस इज अगेन फॉलोइंग इट्स मुनरो डॉक्ट्रिन, बट इट हैज बीन रीब्रांडेड एज, उसको कह रहे हैं कि ये मुनरो नहीं, डोनरो डॉक्ट्रिन है। डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी बातें जो हैं वो समझ के परे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग वापस से अपने मुनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव कर रहे हैं इन न्यू पैकेज, न्यू फॉर्म, इट विल बी नोन एज डोनरो डॉक्ट्रिन। हाल फिलहाल में उन्होंने ये कहा है। सो दिस वर्ड डोनरो डॉक्ट्रिन आल्सो हैज बीन इन न्यूज, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट कि आखिर क्यों अटैक किया गया होगा वेनेजुला को। वेनेजुला को इसलिए अटैक किया गया है क्योंकि वेनेजुला इज और was acting in proximity with China as oil trade partner and Russia as defense trade partner। तो चाइना और रसिया को इनडायरेक्ट मैसेजिंग देने के लिए वेनेजुला को शायद से अटैक किया है अमेरिका ने। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिका, which has been now rebranded by Donald Trump as डोनरो डॉक्ट्रिन। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण, ऑयल तो है ही, रसिया चाइना को तो मैसेजिंग है ही, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, अगर हम बात करें वेनेजुला की, तो वेनेजुला में आपको जैसे मैंने बताया ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और अमेरिकन कंपनीज, जो अमेरिका की ऑयल कॉरपोरेट्स हैं, दे वेयर एक्टिवली एंगेज्ड इन वेनेजुला इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड सेलिंग मार्केटिंग इन द वर्ल्ड कंट्रीज। और इससे अमेरिका को भी खूब सारा फायदा होता था, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को भी खूब सारा फायदा होता था वेनेजुला के अंदर ऑयल एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि वेनेजुला के अंदर जो वहाँ की लोकल कंपनियां थी, उससे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव थी यूएस बेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग कंपनीज। तो यूएस इकोनॉमी वाज डायरेक्टली प्रॉफिटिंग फ्रॉम वेनेजुलास ऑयल रिजर्व। फिर 1999 में वहाँ पे एक नए लीडर आए, he became president, जिनका नाम था ह्यूगो चावेज। एंड ह्यूगो चावेज adopted socialist policies। उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पार्टी का नाम भी है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुला।
और ह्यूगो चावेज वाज हार्डकोर सोशलिस्ट और उन्होंने नेशनलाइजेशन करना शुरू किया ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ वेनेजुला का, यानी कि यहाँ की सारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, मार्केटिंग से लेकर के रिफाइनिंग, वो अब वेनेजुला की सरकारी कंपनियां करेंगी। ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट करना शुरू किए। तो इस कारण से द यूएस कंपनीज, ऑयल कॉर्पोरेट्स वेर फोर्स्ड आउट ऑफ वेनेजुला, और धीरे धीरे अमेरिका को जो फायदा हो रहा था वेनेजुला के ऑयल रिजर्व से, वो बंद हो गया। ह्यूगो चावेज के डेथ के बाद 2013 में, वो लंबे समय तक वो रहे प्रेसिडेंट, 14 साल तक। ह्यूगो चावेज वाज वेरी पॉपुलर। उनके टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था वेनेजुला का। सो लोग जो थे वेनेजुला को, वो खूब सपोर्ट करते थे ह्यूगो चावेज को। इकोनॉमिक राइज भी हुआ वेनेजुला को उनके टाइम में, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस उस टाइम में बढ़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, एंड वेनेजुला वाज मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, और इस कारण से वेनेजुलन इकोनॉमी वाज बेनिफिटिंग ऑल्सो। तो Hugo Chavez was very popular. When he died in 2013, then he was succeeded by Nicolas Maduro. And Nicolas Maduro would call himself, though he was not a biological son of Hugo Chavez, but he would call himself son of Chavez. And he continued with the policy of Hugo Chavez, matlab socialist policy. US oil corporates were kept at bay. They were not allowed to participate in the Venezuelan oil extraction and marketing. लेकिन निकोलस मडुरो के टाइम में हुआ क्या, इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। इकोनॉमी जब डिक्लाइन करने लगी, और उसके पीछे कारण है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में डिसरप्शंस आ गया। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइस जो है वो डिक्लाइन होने लगी। वर्ल्ड कंट्रीज आर स्विचिंग टुवर्ड्स अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्ल्ड कंट्रीज आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन होने लगा। और वेनेजुला जो है वो वन डायमेंशनल इकोनॉमी है, मेनली रिलाई करती है ऑयल के ऊपर। और जब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टैग्नेट होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो वेनेजुला की इकोनॉमी भी डिक्लाइन होने लगी। और निकोलस मडुरो उतने पॉपुलर लीडर नहीं रहे जितना इनके प्रेडेसेसर थे ह्यूगो चावेज। निकोलस मडुरो के टाइम में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन आने लगा, इकोनॉमी स्टैग्नेट होने लगी, और धीरे धीरे निकोलस मडुरो के अगेंस्ट विद इन वेनेजुला ओनली खूब सारा डिसेंट क्रिएट होने लगा। पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग चेंज इन द लीडरशिप। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट वोकल क्रिटिक्स या अपोजिशन लीडर ऑफ वेनेजुला अगेंस्ट निकोलो मडुरो वाज मारिया कोरिना मचादो। मारिया कोरिना मचादो हाल फिलहाल में भी न्यूज में थी। इनको साल 2025 के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया, क्योंकि सी हैज बीन वेरी वोकल क्रिटिसाइजिंग निकोलस मदुरो रेजिम। निकोलस मदुरो रेजिम, जैसा मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज ऑयल प्राइसेस स्टैग्नेट हो रहे थे या डिक्लाइन हो रहे थे। उसके अलावा इनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे कि ये इलेक्शंस में रिगिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, बेईमानी करके फोर्सफुली ये पावर में बने हुए हैं पिछले 11-12 सालों से। तो करप्शन के चार्जेस प्लस इलेक्शन रिगिंग के चार्जेस, ये सब क्रिटिसिज्म करती रही है मारिया कोरिना मचादो, एंड दैट इज व्हाई शी वाज गिवन नोबेल पीस प्राइज। इनके ऊपर भी देखिए, ये एलिगेशंस पूरी तरह से बेसलेस तो नहीं है। मदुरो के ऊपर ये एलिगेशंस बेसलेस इसलिए नहीं कहे जा सकते क्योंकि आप देखिए, मचादो की पार्टी, मचादो को, निकोलस कोरिना मचादो को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर दिया गया था साल 2024 में बाय निकोलस मदुरो। तो इनको जो भी क्रेडिबल कंटेस्टेंट या ओपोनेंट दिखता है उसको बैन कर देते हैं, उसको जैसे तैसे भी उसकी पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देते थे। तो देयर इज नो डिनायल कि निकोलस मदुरो के रेजीम में पिछले 5-6 सालों में वेनेजुला के अंदर चैलेंजेस या क्राइसिस देखे जा रहे हैं, बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल। इकोनॉमिकली वेनेजुला हैज बीन फेसिंग क्राइसिस इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार की भी फाइनेंशियल स्थिति काफी खराब हो रही है। एंड पॉलिटिकली ऑल्सो वहां पे एक राइज ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी तो बस नाम की हो रही है, वहां पे फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शन हो रहा है, बट राइज ऑफ अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक रूल इन निकोलस मदुरो वाज बीइंग विटनेस्ड। तो इंटरनल प्रेशर झेल ही रहे थे, जो उनको ओपोनेंट क्रिटिसाइज करता उसको वो बैन कर देते। कोरिना मचादो इज एन एग्जाम्पल। और इस कारण से अमेरिका के गुड बुक में तो थे ही नहीं, क्योंकि ही वॉज फॉलोइंग सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ चावेज, तो अमेरिका की तरफ से दबाव था ही। दूसरा, अब इंटरनली भी ही वॉज फेसिंग क्राइसिस।
और नतीजा ये हुआ कि उनको जो पहले जैसे जो चावेज को सपोर्ट मिलता था इंटरनली, वो सपोर्ट अब इनको मदुरो को नहीं मिल रहा था। और फिर नतीजा ये हुआ कि एक अटैक जो अमेरिका ने किया अभी इनके ऊपर, और निकोलस मदुरो को वहां से कैप्चर कर लिया उनकी वाइफ के साथ। इसके बावजूद भी वेनेजुला के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, देखिए उसकी सोवरेनिटी पे अटैक हुआ, येट वेनेजुला की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो सपोर्ट कर रही हैं अमेरिका को, उसके एक्शन को जस्टिफाई कर रही हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि व्हाट मे बी द रियल मोटिव ऑफ यूएस, इट माइट बी ऑयल रिजर्व, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। अमेरिका को जहां ऐसा मौका दिखता है वहां पे वो इस तरह का इंटरवेंशन करता है। अमेरिका हैज डन सिमिलर काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन पनामा आल्सो इन 1989। वहां पे भी एलिगेशन उसने यही लगाया, उस टाइम में जॉर्ज बुश सीनियर वाज द प्रेसिडेंट, एलिगेशन यही लगाया कि दो पनामा के प्रेसिडेंट हैं, इज इंगेजिंग इनटू नार्को टेररिज्म, और उस टाइम में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन जस्ट कॉज, और वहां के प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया था। ऐसा ही कुछ एक्शन इराक में किया गया 2003 में अमेरिका द्वारा। सो अमेरिका कीप्स ऑन इंटरफेयरिंग इनटू अदर कंट्रीज, वायलेटिंग देयर सोवरेनिटी, बट in the name of promoting democracy, but the real intention might be to gain ground and have economic extraction of the natural resources of those countries. तो अब अगर हम लोग ओवरऑल इम्प्लीकेशंस देखें जो यूएस का कैप्चरिंग है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का, इसका अगर इम्प्लीकेशन देखें तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं इन वेनेजुएला, दे आर सपोर्टिंग द अटैक एंड दे हैव ब्लेम्ड मदुरो रेजिम फॉर इंगेजिंग इनटू नार्को टेररिज्म। उन्होंने अमेरिका का जो आर्ग्यूमेंट है उसको जस्टिफाई किया कि हाँ, मदुरो जो है नार्को टेररिज्म में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, इलेक्टोरल रिगिंग भी किया उन्होंने, उनके टाइम में पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी हुआ है वेनेजुएला का। बट चाहे जो भी हो, ये जो इंटरवेंशन है अमेरिका का, इट शुड बी सीन एज वायलेशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। आखिर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो चार्टर है आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 which has been created in order to ensure sovereignty of every country in the world, वो सीधा सीधा यहाँ वॉलेट हो रहा है। देयर हैज बीन क्वेश्चन ऑन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब एक बार वापस से जो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। भाई जिसका पावर होगा उसकी बात सुनी जाएगी, बात खत्म। अभी ये सब यूनाइटेड नेशंस और ये सारे जो चार्टर हैं एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, दे अपीयर जस्ट फॉर्मेलिटी। इस तरह के एक्शंस आप दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं। सो सच काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस, उनके चार्टर, दे अपीयर जस्ट एज अ फॉर्मल प्रोविजंस। दिस अटैक ऑन वेनेजुएला, कैप्चरिंग वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, कैन बी सीन एज एन एक्ट ऑफ ऑयल इंपीरियलिज्म। जहां हमको तेल दिखेगा या नेचुरल रिसोर्सेज दिखेंगे, हम वहां अटैक कर देंगे। जस्टिफिकेशन देने के लिए तो कुछ दे ही देंगे। ये पावरफुल देशों का एक टेंडेंसी सा बन सकता है आने वाले टाइम में। दैट माइट बी द इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस अटैक ऑन वेनेजुएलन प्रेसिडेंट। माइट इज राइट फ्रेमवर्क विच ऑलरेडी प्रिवेल्स इन इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर में ऑलरेडी चलता है। जो मजबूत है उसकी बात तो मोरलेस चलती ही है, लेकिन अब खुलेआम हो रहा है। ये तो खुलेआम दादागिरी हो गई, ये देखने को मिल रहा है। और सपोर्टर्स जो हैं, वो अपोजिशन पार्टी वाले जो हैं वेनेजुएला के, वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के इस एक्शन को। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इंपीरियलिज्म नहीं है, इट इज़ नेसेसरी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। ये तो हर देश में ही होगा। आप किसी भी देश में अगर कोई फॉरेन पावर अटैक करेगा तो जो अपोजिशन पार्टी है वो फॉरेन पावर को सपोर्ट कर ही देगी। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं सोवरेनिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हु आर नॉट दैट पावरफुल इज अंडर थ्रेट, एंड ग्लोबल ऑर्डर, रूल बेस्ड एक्शंस, ऑल सच प्रोविजंस अपीयर टू बी मियर फॉर्मेलिटी आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्शन। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने इस बार भी कैलिब्रेटेड स्टैंड लिया, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर पे, वैसे ही इस मामले में भी हमने कैलिब्रेटेड स्टैंड लिया है। अभी हमने सीधा सीधा यूएस के एक्शन को कंडेम नहीं किया है, ना ही हमने कहा है कि यूएस ने किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, ना ही हमने सीधा सपोर्ट किया है, ना ही क्रिटिसाइज किया है। ये टॉपिक अभी आने वाले कुछ दिनों तक खूब चर्चा में रहेगा अलग अलग एस्पेक्ट से। आज भी मैंने अलग अलग एरियाज को कवर करने की कोशिश की है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे अलग अलग एरिया से अलग अलग एस्पेक्ट से चर्चा अभी बाकी है।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पिप्रावा relics. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history and art and culture point of view. थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। देखिए, लगभग 80 साल की उम्र में लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। लॉर्ड बुद्धा के लिए कहा जाता है कि उनकी डेथ जो है वो इट इज नॉट कॉल्ड डेथ, इट इज कॉल्ड एज अटेनमेंट ऑफ महापरिनिर्वाण। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति तो यंग एज में ही कर ली, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, विच ही अटेंड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद द मल्लाज ऑफ कुशीनगर क्रेमेटेड हिज बॉडी। क्रीमेशन के बाद जो उनके बॉडी पार्ट्स बच गए, द रेलिक्स कॉर्पोरियल रिमेन्स बोन फ्रैगमेंट्स ऑफ बुद्धा जो बच गए, उसको 8 भाग में डिवाइड किया गया और 8 अलग अलग किंगडम्स को दिया गया ताकि वो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए। इसको नाम दिया गया स्तूपास इन मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो उसमें से एक पार्ट जो है वो उसको कहा गया पिपरावा रिलिक्स, क्योंकि इस पिपरावा रिलिक्स जिसको एक्चुअली दिया गया टू बुद्धाज ओन क्लैन साक्यास क्लैन के लोगों को यह पिपरावा रिलिक्स दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने पिपरावा में, विच इज इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां पे ये पिपरावा स्तूपा बनाया। सो बॉडी रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा relics were divided into 8 पार्ट। उसमें से एक रिलिक्स जो है उस जो उनके ही अपने क्लैन साक्य क्लैन जहां पे उनका जन्म हुआ था उसको दिया गया और वहां पे साक्य क्लैन ने बनाया पिपरावा स्तूपा, विच इज एट सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये स्तूपास तो बनाए गए अलग अलग जगहों पे, बट इतने सारे हजारों सालों के बाद कई सारे स्तूपा जो है पूरी तरह से रूइंस में कन्वर्ट हो गए थे। तो यही हुआ था पिपरावा स्तूपा का भी, वॉज कन्वर्टेड इनटू रूइंस। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय विलियम क्लैक्सटन पेपे ऑन हिज स्टेट इन 1889। अपनी जमीन पे उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया, इसको पाया और वहां पे अब बुद्धा के कॉर्पोरियल रिमेन्स तो नहीं मिले, बट इस स्तूपा जो पिपरावा स्तूपा को एक्सकेवेट किया गया वहां से खूब सारे एसोसिएटेड आप कह सकते हैं एंटिक्विटीज मिले, जैसे स्टोन बॉक्सेस, क्रिस्टल कास्केट्स, जेवल्स एंड बीड्स मिले। अब अभी तो भारत आजाद हुआ नहीं था, 1889 था। विलियम क्लैक्सटन पेपे फॉरेनर हैड गॉट these kind of antiquities from पिपरावा स्तूपा। तो फिर उस टाइम में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट ऑफ 1878 क्या किया कि पार्ट ऑफ दीज एंटिक्विटीज वेयर केप्ट बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड अनदर पार्ट वाज लेफ्ट विथ द विलियम क्लैक्सटन पेपे फैमिली, क्योंकि इनके जमीन पे मिला था, इनके स्टेट में मिला था, तो इनको दे दिया गया कि ठीक है पार्ट ऑफ दिस relic कैन बी केप्ट बाय यू। अब लगभग 125 साल तक विलियम पेपे क्लैक्सटन की फैमिली ने ये रिलिक्स को अपने साथ रखा, लेकिन फिर रिसेंटली दे सोल्ड दिस एंटीक्स, बुद्धा के पिपरावा रिलिक्स से रिलेटेड एंटीक्स को उन्होंने बेच दिया टू एंटीक डीलर्स इन ग्लोबल मार्केट। और फिर ये एंटीक डीलर्स ने इसका ऑक्शन करना शुरू किया। सॉथबे हांगकांग, सॉथबेज हांगकांग इज अ प्रेस्टिजियस ऑक्शन हाउस जहां पे बुद्धा के पिपरावा रिलिक्स के एंटीक्विटीज को ऑक्शन के लिए रखा गया और वहां पे प्राइस लगभग $100 मिलियन से भी ज्यादा की रखी गई। अब भारत सरकार चाहती थी कि ऑक्शन ना हो और ये जो रिलिक्स है बुद्धा के, क्योंकि बुद्धा इज कल्चरली वेरी सिग्निफिकेंट टू इंडिया, तो ये रिलिक्स वापस से भारत में लाया जाए। लेकिन भारत सरकार सीधा सीधा इसको खरीदना भी नहीं चाहती थी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके। अदरवाइज ऐसा होता है कि हमने रिलीजियस या जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं उनको पैसे दे करके खरीदे, हमारी खुद की चीज हमने पैसे दे के खरीदे हैं। तो ये भारत सरकार के लिए एक बड़ा डायलेमा वाला सिचुएशन बन गया था। इसका सॉल्यूशन, बड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला गया। भारत से गोदरेज ग्रुप
ने ये जो रिलिक्स है इसको एक्वायर किया, और उसके बाद नाउ दीज रिलिक्स वर एक्वायर्ड बाय गोदरेज ग्रुप्स, उसको लोन पे दिया गया है टू नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं पीएम मोदी अटेंड्स ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन, जहां पे सैक्रेड पेपरावर रिलिक्स को रखा गया है ऑन एग्जीबिशन। सो दैट इज व्हाई दिस पेपरावर रिलिक्स इज इन न्यूज। टॉपिक के बेसिस पे देखिए, स्तूपा आप अपने बेसिक हिस्ट्री क्लासेस में जरूर पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को आप अपने हिस्ट्री क्लासेस में जरूर पढ़ते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है कि स्तूपा के स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट बेलिड हेरॉन एंड कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन लोहित रिवर इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अप्रूवल दे दिया है। इसको लेकर के खूब सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो व्हाइट बेलिड हिरॉन नाम के पक्षी के पॉपुलेशन को काफी नुकसान होगा, और वो ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया उसमें कहीं भी व्हाइट बेलिड हिरॉन का जिक्र भी नहीं है, जबकि दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हेवली इंपैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट बेलिड हिरॉन। सो दैट इज अ कंसर्न। व्हाइट बेलिड हिरॉन इस कारण से न्यूज में आया है, कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के कारण, तो इस कारण से व्हाइट बेलिड हिरॉन के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। द व्हाइट बेलिड हिरॉन इज ऑल्सो नोन एज इंपीरियल हेरॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर स्पीसीज इन दिस रीजन। इंडिकेटर स्पीसीज वो होते हैं जो आसपास के लोकल इकोसिस्टम के हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो स्पीसीज वहां पे पाया जा रहा है तो इसका मतलब लोकल इकोसिस्टम हेल्दी है। अगर उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो मतलब वहां का लोकल इकोसिस्टम जो है वो अब पॉल्यूट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। हैबिटेट की अगर बात की जाए व्हाइट बेलिड हिरॉन की, सो इट इज फाउंड इन द वेटलैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इट इज मेनली फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके अलावा भूटान में भी मिलता है। डाइट, ये ज्यादातर फिश को कंज्यूम करके सरवाइव करता है। व्हाइट बेलिड हिरॉन से रिलेटेड एक प्रीलिम्स फैक्ट आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है याद रखना है, दैट इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इट इज गिवन हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 1000 years ऑफ अनब्रोकन फेथ। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। सोमनाथ टेम्पल पे कई बार फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक हुआ है, बार बार इसको तोड़ा गया है, बार बार इसको रिवाइव किया गया है। सो इट हैज मूव थ्रू डिफरेंट मेनी साइकिल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल, डिस्ट्रक्शन एंड रिजिलियंट रेस्टोरेशन। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन सोमनाथ टेम्पल का हुआ था इन 1026 AD व्हेन महमूद ऑफ गजनी, रूलर ऑफ गजनवीद एम्पायर विच इज इन मॉडर्न डे अफगानिस्तान, he began an invasion on the western coast of India. The invasion began in late 1025 and it concluded on 8 जनवरी 1026। और उस इन्वेजन के दौरान महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के दौरान इस सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से ब्रीच कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बाद में सोमनाथ टेम्पल को फिर रिवाइव किया गया आजादी के बाद अंडर लीडरशिप ऑफ द देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है जैसा आप देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से रिवाइव करके 1951 में तैयार किया गया। 1000 साल पूरे हुए इस गजनी के इन्वेजन के ऑफ सोमनाथ टेम्पल, उसको डिस्ट्रॉय करने के। इसके बावजूद भी सोमनाथ टेम्पल जो है अपनी जगह पे खड़ा है और भारत के कल्चर को, भारत के इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी आइडिया को सेलिब्रेट करने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं। Even after so many cycles of destruction, Somnath temple is still standing there and representing India's civilizational heritage and dignity. उसको सेलिब्रेट करने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। 20 साल के अगर लेवल पे देखा जाए टाइम पीरियड पे, तो पोटेंशियल जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 84 तक चला जाता है ऑफ मीथेन विद रिस्पेक्ट टू CO2। वहीं 100 ईयर्स में इट रिड्यूसेस टू 28। पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, सारे मेंबर्स यूरोजोन का यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स यूरोजोन का पार्ट नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है, मैंने हिंट्स में भी लिख करके दिया था। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सर्विसेज के लिए भी PMI अलग से पब्लिश होता है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।